तो फ्रेंड्स नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वगैरह बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि जुडिशियल रिव्यू है, उसकी जो पावर होती है वो कोर्ट के पास होती है ना। किसी को किसी भी लॉ को जो चेक करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो कोर्ट्स के पास होती है। अब वो कोर्ट जो है वो कोर्ट कौन सी होती है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट होती है या फिर वो हाई कोर्ट होती है। वहां पे जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है वो चेक करती है। यानी कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स अंडर विच दे चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। यानी कि न्यायिक जो समीक्षा है यानी कि जुडिशियल रिव्यू है, उसका अधिकार अदालतों को हो सकती है इसके अंतर्गत कि संसद द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। ठीक है। अब इसमें जब जुडिशियल रिव्यू को जो चेक करने की जो पावर है वो किसके पास है? यानी कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी या फिर वो हाई कोर्ट के पास होगी। यानी कि अगर कोई स्टेट के द्वारा लॉ लॉ जो है अगर पास किया गया है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन चेक करेगा? उसकी हाई कोर्ट चेक करेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज, अब हमने जो है जो जुडिशियल रिव्यू है उसको हमने लिया कहाँ से? इसको हमने बोरो कहाँ से किया है? तो इसको हमने कहाँ से बोरो किया है? इसको हमने यूएस से बोरो किया है, यानी कि इसको हमने अमेरिका से लिया है। अब बात आती है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कहाँ? तो जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है एक्सप्रेसली जो है मेंशन नहीं किया गया। बस इसको जो है आर्टिकल 13 में इम्प्लिसिट किया गया है। यानी कि इसको जो है डायरेक्ट रूप से उसमें न दिखा के उसमें जो है हम आर्टिकल 13 में इसकी पावर्स को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द कंपल्सन ऑफ जुडिशियल रिव्यू was described in fundamental rights in part third. It is stated that the state or the union shall not make such rules that takes away or abuses the essential rights of the people. If any law made by the parliament or the state legislature contravenes the provisions of the article shall be void. यानी कि ऐसा कोई भी लॉ अगर जो है पार्लियामेंट बनाती है या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे पार्ट थर्ड में जो भी प्रोविजंस है उनको क्या करती है? वायलेट करती है या उनको उल्लंघन करती है। तो ऐसे लॉ को हम क्या करेंगे? वो ऐसे लॉ सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे और वो विधि क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो आया कहाँ से है। ठीक है। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू ये जो है जो इंडिया में है वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है। आपको पता ही है कि हम जब कॉलोनी थे तो हमारा जितना भी जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा क्या है? वो बेस्ड ऑन ब्रिटिश सिस्टम है। और इसको टाइम टू टाइम जो है हमारे जो लीगल केसेस जो लैंडमार्क जजमेंट है उनमें इसको जो है डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग टाइम पे इसको इंटरप्रेट किया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू है व्हाट मीन टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी कोर्ट के पास पावर है कि जो भी लॉ जो है हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किए, उनको क्या करे? उनको जो है इंटरप्रेट करे। ठीक है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट बॉडी है जुडिशरी में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और इनके पास जो है पावर है लॉ को चेक करने की, उसकी वैलिडिटी क्या है, कि कहीं कोई प्रोविजन जो है बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, कहीं कोई प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो कैसे हैं? ऐसे गार्जियन की तरह काम करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू को जो है एक केस था यूएस यूएस का, और ये मरवरी वर्सेस मेडिसन केस था 1803 में, है ना। मरवरी वर्सेस मेडिसन केस था 1803 में। और इसको जो है सर जॉन मार्शल ने इसको जो है प्रोमulgate किया था। ठीक है। इसको जो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो एब्यूज ऑफ पावर है ना, उसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है।
ठीक नहीं, उसको जो क्या करता है, उसको एब्यूज ऑफ पावर, जो भी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं अपने पावर का क्या करती है, गलत इस्तेमाल करती हैं, उसके अगेंस्ट में उनकी पावर्स को ये रोकने के लिए काम करता है कि कोई भी चीज को जो है वो क्या करें, उसको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कहीं वॉलेशन ना करें। हाँ, जुडिशियल रिव्यू एक्ट्स एज ए चेक अगेंस्ट पोटेंशियल एब्यूजेस ऑफ पावर बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव ब्रांचेज हैं, कहीं हमारे लॉ का कहीं वॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एसेंशियल जो भी हमारे राइट्स हैं, कहीं पार्ट थर्ड का वॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं। बाय होल्डिंग अथॉरिटी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन इट प्रिवेंट द इंफ्रिजमेंट ऑफ राइट एंड द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, है ना। ये अपने कोई भी जब स्टेट में पावर आती है तो वो क्या चाहते हैं, वो जो है अपनी पावर का जो है मिसयूज करते हैं। दिस मैकेनिज्म फोस्टर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रीइंफोर्स द रूल ऑफ लॉ। ये जो है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कराने में हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है बाय द जुडिशरी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे जहाँ पे जो हमारे जो प्रोविजंस हैं वहां पे हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि वो आर्टिकल जो 13 है वहां पे ये इम्प्लिसिट किया गया है प्रोविजन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 226, जिसमें हाई कोर्ट्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है और यूज कर सकता है, और वहां पे जो है ये जो भी कोई भी लॉ बनाया गया है स्टेट के द्वारा, वहां पे उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ये कोई प्रोविजंस को जो है क्या कर रहे हैं, वायलेट तो नहीं कर रहा है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एसेंशियल फॉर upholding the supremacy of the constitution and providing remedies to individuals whose rights have been infringed upon by the state action। न्यायिक समीक्षा की वो शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा उन व्यक्तियों को न्याय और राहत प्रदान करता है जिनके अधिकारों का राज्य की कार्रवाई द्वारा उल्लंघन किया गया। तो ये हमारा जुडिशियल रिव्यू है बहुत जरूरी है, बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स और फंडामेंट, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे जो आर्टिकल 13 है इसमें हमारा सिग्निफिकेंस थ्री टाइप से, यानी कि एक तो जुडिशियल रिव्यू है, सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। यानी कि सबसे पहले जब हम इसकी समीक्षा करते हैं आर्टिकल 13 की, तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी जो हमारे जो ensure that all legislative action comply with the fundamental rights, the authority जो हमारी है वो रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट्स अब्यूज द पावर बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो हमारा आर्टिकल 13 को जो है वो न्यायपालिका को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो सुनिश्चित करें कि जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कोई वायलेशन न कर पाए। अगर कोई भी कार्यपालिका विधायक जो हमारी विधायिका है वो कहीं ऐसा तो नहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो या अपने यूज ऑफ पावर कर रही हो, मिस यूज ऑफ पावर कर रही हो, तो उनको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, उनको वो रोकता है। अब सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, इस जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एज ए गार्जियन, ये जो है एज ए काम करता है। ठीक है, तीसरा है इसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, यानी कि subjecting laws to judicial scrutiny under Article 13 hold the legislation accountable and ensure adherence to constitution provisions। यानी कि जवाबदेही, कानूनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाकर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी लॉ जो है पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको हम कानून के दायरे में लाकर आर्टिकल 13 विधायिका को जवाबदेही बनाता है कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसा कोई आप लॉ नहीं बनाएंगे जिससे आप जो है फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करें। आपको सारे राइट्स को क्या करना है, आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है उनको फॉलो करना है, उनको रूल्स को तो पालन करना है उनका जो है। अब हम देखते हैं इसमें जो लीडिंग जजमेंट्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इसमें। तो सबसे पहला हम जो इसमें जो देखते हैं वो पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो और ये हमारा जो केस है वो 1951 का था। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसको चैलेंज किया गया था फॉर एलिजिबली वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉज, ठीक है, नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो जो है जो लॉज की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 13 में नहीं आती है।
और पार्लियामेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, यानी कि पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। यानी कि इस केस में ये जुडिशरी ने जो है ये क्लियर कर दिया था कि पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स को भी वो चेंज कर सकती है, क्योंकि जो ये जो है क्या नाम है, इसमें ये जो है आपका जो है आर्टिकल 13 में ये फॉल नहीं करता है, आर्टिकल 368 जो है। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जो है दूसरा केस आपका था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। अब सज्जन सिंह केस में भी यही सेम चीजें दोहराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है अमेंडमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि घुमा फिरा के वही सारी चीजों को कहा गया कि पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर्स हैं कि वो किसी भी हिस्से में जाके क्या कर सकती है, किसी भी पार्ट को जो है संशोधित कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो मेन इसका जजमेंट था, वो जो मेन इसका जो लीडिंग केस था वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें क्या हुआ कि जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, इसमें कुछ सर्टेन लैंड्स रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, जो वायलेटेड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को हमारे क्या कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे। इसको लेके इसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो अपने जो दो डिसीजंस थे उनको ओवर रूल किया, ठीक है। कौन कौन से डिसीजंस, एक तो आपका था ये शंकरी प्रसाद और दूसरा डिसीजन था आपका सज्जन सिंह। इन डिसीजंस को ओवर रूल्ड किया। ओवर रूल्ड करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13। जो इस केस में उन्होंने कहा था, किसमें, शंकरी प्रसाद ने कहा था कि वो जो जो आपका जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 में फॉल नहीं करता है। तो वही वही जो है बात जो गोलकनाथ ने कही, वो क्या करता है, अमेंडमेंट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13, यानी कि अब जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 में फॉल करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, यानी कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लियरली मना करता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए ये निर्णय दिया कि संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के दायरे में आते हैं, है ना। और यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने वाला कोई भी संशोधन क्या होगा, वॉइड होगा, यानी कि अमान्य होगा। इसमें जो मेन इंपोर्टेंट केस था वो था केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें हम देखते हैं कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, which granted parliament the power to amend any power of the constitution। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, अमेंडमेंट आया था, उसमें पार्लियामेंट को इतनी पावर थी कि वो जो है किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के में क्या कर सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते थे। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक नया यहाँ से एक प्रिंसिपल स्टार्ट हो गया, उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। रूलिंग दैट व्हाइल पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट अल्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। इसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो आप जो है आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है जैसे क्या है, कॉर्नर स्टोन है ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम का, दैट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड इट्स वेरियस फॉर्म इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट actions align with the principle of justice and accountability. As democracy evolves, the judiciary's role in maintaining this balance will remain paramount in safeguarding citizens' rights and fostering a just society, है ना।
Thank you so much for watching this video. Please like, comment and share with your friends. Thank you so much.